एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार होता है और फिर वो अपने रूम से निकल करके जाने लगता है, जिसे देख करके सारे के सारे सर्वेंट उसे अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट देते हैं। जिसके बाद वो जा करके लॉयड को हेलो कहता है। लॉयड उसे देख करके कहने लगता है, एल्बर्ट भैया आप यहाँ पे। जिसके बाद हमें प्रैक्टिस ग्राउंड को दिखाया जाता है जहाँ पे एल्बर्ट अपने मैजिक को शो कर रहा था और उसे देख करके लॉयड तालियां बजा रहा था। ग्राइम ये देख करके कहने लगता है, तो ये सेकंड प्रिंस है ना। तो फिर लॉयड बताता है कि सेकंड प्रिंस के पास काफ़ी ज़्यादा अच्छी फिजिकल बॉडी है और साथ ही साथ वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट भी है। उसके काफ़ी सारे बड़े बड़े कनेक्शन है जिसकी वजह से उसकी अथॉरिटी भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। यहाँ तक कि लोग उसे एक दूसरा ऑप्शन भी मानते हैं नेक्स्ट किंग के लिए। जिसके बाद वो कहने लगता है कि इसकी वजह से ही मैं मैजिक यूज़ कर पाता हूँ यहाँ कासल के अंदर, और वो मुझे बार बार इनवाइट करता है ताकि मैं अपनी मैजिक की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकूं। जिसके बाद लॉयड की बारी आ जाती है और वो काफी खुश होकर के आगे बढ़ने लगता है अपने मैजिक का इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन लॉयड को इन सारी चीजों से फर्क नहीं पड़ता, उसे बस अपने मैजिक को अच्छी तरीके से ट्रेन करना है। इसीलिए वो ज्यादा टेंशन ना लेने के लिए वो टारगेट को सही से न हिट करने का डिसाइड करता है। ये सुनकर के ग्राइम कहता है कि ये तो उससे भी ज्यादा मुश्किल है ना, क्योंकि उसे फायरबॉल को कंट्रोल करना होगा। जिसके बाद लॉयड बिल्कुल उसी तरीके से सारे सारे टारगेट्स को मिस कर देता है। ये देख करके सारे लोग कहने लगते हैं कि लॉयड के पास टैलेंट तो है, लेकिन उसका मैजिक इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है कि वो सारे टारगेट को हिट कर पाए। यह सुनकर के ग्राइम को गुस्सा आने लगती है और वो कहता है कि क्या इन लोगों को सच में नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पे हुआ क्या था। लॉयड इन सारी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और वो सोचने लगता है कि अगर वो फायरबॉल को रोटेट करे तो इससे वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे और ज़्यादा पावरफुल भी, साथ ही साथ इसमें ज़्यादा माना भी खर्च नहीं होगा। जिसके बाद एल्बर्ट ये देख करके मुस्कुराता है और कहता है लॉयड से कि अगर वो यहाँ पे खेलना चाहता है तो खेल सकता है, वो अभी के लिए यहाँ से जा रहा है। लॉयड ये बात सुन करके काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वहाँ पे ग्राइम सोच रहा रहता है कि ये लड़का तो पूरा पागल है मैजिक के लिए। जिसके बाद लॉयड कहने लगता है कि वो यहाँ पे डबल इनकार्नेशन के लिए एक ट्रिक का इस्तेमाल करेगा। ये सुन करके ग्राइम कहता है कि ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है क्योंकि वो एक डीमन है, उसके पास 2 मुंह हैं, तो वो इसका इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन लॉयड ये नहीं कर पाएगा। लॉयड कहता है कि उसके पास इसका एक सोल्यूशन है। जिसके बाद वो अपने हाथों की ग्लव्स निकाल करके ग्राइम को अपने हाथों के अंदर डाल लेता है। ये देख करके ग्राइम कहता है कि ये तुम कर क्या रहे हो, ये बहुत ही बेवकूफ़ी भरा है, आज तक ऐसा किसी ने भी नहीं किया होगा, क्योंकि किसी का भी इतना ज्यादा दिमाग नहीं खराब कि वो किसी डीमन को अपने हाथों के अंदर डाल लेगा। लॉयड कहता है कि उसे इससे फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो कहता है ग्राइम से कि वो उसके साथ ही स्पेल बोले, लेकिन उसे पहले ये जानना होगा कि क्या ग्राइम इस तरह के मैजिक को सह पाएगा। ग्राइम कहता है कि वो आराम से एक एडवांस मैजिक को सह सकता है। तो फिर ये सुन करके लॉयड कहता है ठीक है चलो शुरू करते हैं। जिसके बाद लॉयड स्पेल बोलने लगता है, लेकिन वो स्पेल बहुत ही ज़्यादा ही ताकतवर रहता है, जिसे देख करके ग्राइम भी डरने लगता है और धीमे धीमे करके ग्राइम की हालत भी खराब होने लगती है। ये सुन करके ग्राइम कहता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, आखिर तुम किस तरह के स्पेल का इस्तेमाल कर रहे थे। ये सुन करके लॉयड बताता है कि वो स्पेल स्टैकिंग का इस्तेमाल कर रहा था, जिसमें वो एक साथ 100 मैजिक का इस्तेमाल करने वाला था, जिससे वो कम समय में ज़्यादा सारे स्पेल का इस्तेमाल कर सके। ये सुन करके ग्राइम कहने लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, एक स्पेल स्टैक के अंदर 2 या 3 ही मैजिक होते हैं, तुम क्या मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, मैं इतना ज़्यादा नहीं सह सकता। ये सुन करके लॉयड कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे मुंह को भी कंट्रोल करूंगा। ये सुन करके ग्राइम काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, लेकिन फिर लॉयड एक दूसरे तरह के मैजिक का इस्तेमाल करने का सोचता है। जिसके बाद वो कहता है कि क्या वो लोग एक साथ 2 एडवांस लेवल के इनकार्नेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। जिसके बाद लॉयड कहने लगता है कि उन्हें ये इस्तेमाल करने पे ही पता चलेगा। जिसके बाद वो उसके माउथ का कंट्रोल भी ले लेता है और खुद ही दोनों स्पेल बोलने लगता है, जिसमें पायरलैंस इनकिनिस और एक्वला कैस्केडिया 2 स्पेल रहते हैं। ये देख करके ग्राइम की हालत ख़राब होने लगती है, क्योंकि ये एडवांस लेवल के मैजिक थे और एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट थे। ग्राइम के लिए ये सहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहता है, लेकिन वहाँ पे लॉयड इन दोनों ही मैजिक को कंबाइन करने की कोशिश कर रहा था। लॉयड को भी महसूस होने लगता है कि ये मैजिक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इसे यहाँ पे इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा। लेकिन फिर उसका स्पेल कंप्लीट हो जाता है और दोनों मैजिक मिक्स हो जाते हैं। जिसके बाद वो उसका इस्तेमाल आसमान की ओर कर देता है और वो स्पेल सच में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर रहता है। आगे हमें प्रिंस एल्बर्ट को दिखाया जाता है, जिससे सभी लोग पूछ रहे थे कि आखिर वो 7th प्रिंस को इतना ज़्यादा अटेंशन क्यों देते हैं। एल्बर्ट बताता है कि उन लोगों को टैलेंट की पहचान नहीं है। जिसके बाद वो सभी लोग कहने लगते हैं कि भले ही 7th प्रिंस मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो उतने भी ज़्यादा टैलेंटेड नहीं हैं।
ये सुनकर के सारे लोग कहते हैं कि वो एक भी टारगेट को हिट नहीं कर पाए। तो एल्बर्ट कहता है कि उसने वो जानबूझ करके मिस किया था। वो सच में बहुत ही ज़्यादा काबिल है और हो सकता है कि वो आगे चल के एक ग्रेट सेज भी बन जाए, जिसके कारण वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ होगा। ये सुनकर के सभी लोग कहने लगते हैं कि आप बिल्कुल एक फ्यूचर किंग बनने के लायक हैं। लेकिन फिर एल्बर्ट कहने लगा है कि वो तो बस अपने छोटे भाई के साथ थोड़ा सा वक्त बिता रहा था, और जहाँ तक उसे लगता है कि अब तक तो लॉयड ने सारे के सारे टारगेट को अच्छे से हिट कर भी दिया होगा। ये सुनकर के दूसरे लोग कहने लगते हैं कि वो कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेवेंथ प्रिंस से। तभी वो बाहर देखते हैं और वहाँ पे अंधेरा रहता है। उन्हें लगता है कि सनसेट हो रहा है, लेकिन फिर हमें ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पूरा का पूरा ग्राउंड ही बर्बाद हो गया था और आसमान के अंदर एक छेद हो गया था, जिसे देख करके ग्राइम भी काफी घबरा जाता है कि आखिर उसने आसमान में छेद कैसे किया। फिर लॉयड की भी आंखें खुल जाती हैं और वो अपने मैजिक से सारी जगह को ठीक कर देता है, यहाँ तक कि आसमान को भी। ये देख करके ग्राइम सोचने लगता है कि आखिर ये लड़का क्या क्या कर सकता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लॉयड सो रहा रहता है और ग्राइम उसे तैयार करा रहता है, लेकिन फिर वो खुद को ये कह करके दिलासा देने लगता है कि जितना ज़्यादा हेल्दी ये रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए जब मैं इसकी बॉडी के ऊपर टेक ओवर करूँगा। तभी ग्राइम न्यूज़पेपर पढ़ता है जिसमें कल के दिन की फ़ोटो रहती है, और ये देख करके ग्राइम कहने लगता है कि देखो तुम्हारे कल के स्टंट की न्यूज़पेपर में भी आई है। ये सुन करके लॉयड कहता है कि कल की चीज़ को देख करके वो भी काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लगा था। तभी ग्राइम लॉयड को एक दूसरी न्यूज़ दिखाता है जहाँ पे एक डंजियन के कंप्लीट होने की बात लिखी हुई थी। ये देख करके लॉयड सोचने लगता है कि डंजियंस के अंदर काफ़ी सारे मिस्टीरियस मिथिकल वेपन्स मिलते हैं और उसे भी एक डंजियन के अंदर जाना है। ये सुन करके ग्राइम कहने लगता है कि अगर तुम कहीं पे भी जाओगे तो लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाएंगे। ये सुन करके लॉयड कहता है कि उसके पास इसका भी एक सोल्यूशन है, जिसके बाद वो एक एकॉर्न को बाहर निकालता है और उसे ग्रो करने लगता है। ये देख करके ग्राइम काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो एकॉर्न ग्रो हो करके उसके जैसे ही दिखने लगता है। लॉयड फिर कहता है कि ये सिर्फ मेरी तरह दिखता ही नहीं है, ये वो सारी चीज़ें कर सकता है जो कि मैं कर सकता हूँ। इसके अलावा इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है और बॉडी की सारी चीज़ें हैं और ये सारी की सारी सिंपल मूवमेंट्स भी कर सकता है। जिसके बाद लॉयड उससे डांस कराने लगता है, लेकिन फिर वो सोचने लगता है कि इतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर सिल्फा इसे देखती है तो वो तुरंत ही समझ जाएगी कि ये लॉयड नहीं है। ये सुन के ग्राइम कहता है क्या तुम्हारी टीचर इतनी ज़्यादा शार्प है? तो फिर लॉयड बताता है कि सिल्फा को हल्की सी भी चीज़ पता चल जाती है। उसे यहाँ तक ये भी पता रहता है कि कब लॉयड 0.1 मीटर से बड़ा है और इसीलिए उसे ट्रैक करना आसान नहीं होगा। जिसके बाद वो कहता है उसके पास इसका भी एक सोल्यूशन है और फिर वो वहाँ से उड़ते हुए बाहर निकल जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि असल में लॉयड का प्लान था कि वो उस डॉल के अंदर ग्राइमोर को डाल देगा और साथ ही साथ अपने हाथ के अंदर भी, और वो उससे ऐसे करके कम्युनिकेट कर पाएगा। लॉयड फिर काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए ग्राइमोर से पूछता है कि आखिर वहाँ पे चीज़ें कैसी हैं। तो फिर लॉयड कहता है कि यहाँ की चीज़ें ठीक ही ठाक हैं। जिसके बाद वो अपने बालों को कोम्ब करने लगता है और सारी मेड उसे देख करके कह रही रहती हैं कि ये कितना अच्छा दिख रहा है। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि अब लॉयड अपने अपीयरेंस को लेकर के भी इतना ज़्यादा ध्यान दे रहा है। जिसके बाद ग्राइमोर सोचने लगता है कि उसे लॉयड की वजह से कितनी सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं, जैसे अपनी बॉडी को छोड़ना और साथ ही साथ उसके हाथों के अंदर फिट होना। लेकिन वैसे भी ग्राइमोर के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तभी लॉयड उससे कहता है कि वो सिल्फा के ऊपर नज़र रखे और उसके जैसे ही एक्टिंग करते रहे। यह सुन करके ग्राइम कहता है कि वो समझ गया। फिर वो अपनी बॉडी को देखता है और कहता है कि ये स्पेल तो सच में कमाल का है, उसने हर एक चीज़ को कॉपी कर लिया। लेकिन तभी ग्राइम सोचने लगता है कि वो अभी उसकी बॉडी के अंदर है तो वो जो चाहे वो चीज़ कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन तभी लॉयड अचानक से ग्राइम को बुला लेता है, जिससे वो काफ़ी घबरा जाता है और लॉयड कहता है कि मैं काफ़ी खुश हूँ कि तुम मेरे फेमिलियर हो और मैं सारी चीज़ें अब तुम पे छोड़ता हूँ। ये सुनकर के ग्राइम कहता है कि आप भी जल्दी वापस आ जाइएगा बॉस, और उसकी आंखों के अंदर इस चीज़ को लेकर के आंसू आ जाते हैं क्योंकि उससे पहली बार किसी ने ऐसा कहा था। लॉयड फिर उड़ते हुए एक फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है, लेकिन उसे डंजियन का नहीं पता था। जिसके बाद वो चारों तरफ देखने लगता है और उसे दिखाई देता है कि काफ़ी सारे मॉन्स्टर एक लड़की का काफ़ी तेज़ी से पीछा कर रहे थे। वो लड़की भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से दौड़ रही थी, लेकिन तभी वो लड़की अचानक से पीछे मुड़ती है और एक मॉन्स्टर के पास जा करके उसे आसानी से मार देती है। जिसके बाद वो बाकी मॉन्स्टर्स को भी मारने लगती है। उसे देख करके लॉयड को समझ में आ जाता है कि असल में वो एक मार्शल आर्टिस्ट है। उसने इनके बारे में एक किताब में पढ़ा था और ये एक दूसरी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं जिसे की कहा जाता है।
उस लड़की ने सारे के सारे मॉन्स्टर्स को हरा दिया था और वो उनसे कहती है कि अगर मुझे हराना चाहती हो तो 100 साल बाद वापस आना। जिसके बाद वो कहती है लॉयड से बाहर आने के लिए, लेकिन लॉयड बाहर नहीं आता है तो वो लड़की कहने लगती है तुम बाहर नहीं आए, इसका मतलब है कि तुम एक दुश्मन हो। लॉयड ये देख करके काफी हैरान रहता है कि वो इतनी ज्यादा दूर से भी उसे देख सकती है, लेकिन तभी ग्राइम कहने लगता है कि उसे जल्दी कुछ करना होगा क्योंकि वो उसे देखते ही पहचान जाएगी कि वो असल में 7th प्रिंस है। फिर हमें दिखाया जाता है वो लड़की ऊपर आ जाती है और लॉयड उसे हाय कहता है और अपना नाम रॉबर्ट बताता है और वो लड़की उसे देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद लॉयड सोचने लगता है कि उसने इल्यूजन क्लास स्पेल का इस्तेमाल किया है, लेकिन इस तरह के स्पेल की कुछ लिमिटेशंस रहती हैं क्योंकि आप उसी इंसान के अंदर बदल सकते हैं जिसे आपने देखा है। इसीलिए एक नई अपीयरेंस को बनाने के लिए उसने एल्बर्ट और अपनी अपीयरेंस को मिक्स किया और इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया। वो लड़की फिर लॉयड को अपना नाम बताती है और कहती है कि वो एक बी रैंक एडवेंचरर है और वो एक मार्शल आर्टिस्ट भी है, उसका नाम ताओ है। ये सुन करके लॉयड कहता है तुमसे मिलके काफ़ी खुशी हुई। लॉयड फिर पूछता है ग्राइम से कि क्या उसके ऊपर अब शक जाएगा, तो ग्राइम कहता है नहीं, उसका डिस्गाइज बिल्कुल परफेक्ट है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है ताओ को, जो कि सोच रही रहती है कि 18 साल बाद वो जब डोजो से बाहर निकली तो उसने देखा कि सारे के सारे लड़के सिर्फ और सिर्फ प्रिंसेस जैसी लड़कियों के पीछे ही भाग रहे थे और उसकी और कोई देख भी नहीं रहा था, और अब वो इस हैंडसम लड़के को ही अपना बॉयफ्रेंड बनाएगी किसी भी कीमत पे। तभी लॉयड ताओ को बाय कहता है और जाने लगता है क्योंकि उसे डंजियन को क्लियर करना था। ये सुन करके ताओ कहती है कि वो भी इसके साथ चलेगी और वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। जिसके बाद हमें डंजियन की एंट्रेंस को दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग अंदर आ जाते हैं और ताओ बहुत ही आराम से वहाँ के बॉस मॉन्स्टर को हरा देती है। और वो ये सारी चीज़ें लॉयड को इम्प्रेस करने के लिए कर रही थी, लेकिन लॉयड उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देता क्योंकि वो मैजिक क्रिस्टल्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा ही खुश रहता है। लॉयड फिर ताओ से पूछता है कि क्या वो अकेले रहती है, तो ताओ कहती है क्योंकि उसे कोई अच्छा लड़का नहीं मिला इसलिए उसे अकेले रहना पड़ता है। ग्राइम को समझ में आ जाता है कि असल में ताओ लॉयड को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है और वो सोचता है कि इस लड़की की पसंद काफ़ी ज़्यादा ही खराब है। लॉयड फिर ताओ से पूछता है कि तुमने ची का इस्तेमाल किया था ना हमला करने के लिए। ये सुन करके ताओ कहती है कि तुम्हें ची के बारे में पता है, क्योंकि इस कॉन्टिनेंट के ज़्यादातर लोगों को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता रहता। ये सुन करके लॉयड कहता है कि ची मार्शल आर्ट के लिए वैसे ही काम करती है जैसे माना मैजिक के लिए। ताओ फिर बताती है कि ची की प्रैक्टिस की शुरुआत ही होती है सांस रोकने से और इसी वजह से वो उसकी सांसों को नहीं सुन पा रहा होगा। लॉयड कहता है कि हाँ, उसने इस चीज़ को नोटिस किया था। आगे ताओ बताती है कि उन लोगों को अपनी ब्रीदिंग का इस्तेमाल करना रहता है ची को सर्कुलेट करने के लिए, जिसकी वजह से उन लोगों की ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और वो बहुत ही तेज़ हमला कर पाते हैं। जिसके बाद वो थोड़ा सा क्यूट बनने की कोशिश करने लगती है, लेकिन लॉयड उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देता। तो फिर ताओ बताती हैं कि ची को महसूस करने के लिए भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जिसके बाद लॉयड भी ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करने लगता है और उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है। ये देख करके ताओ काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि लॉयड ने इतने कम टाइम के अंदर ही ची को महसूस करना शुरू कर दिया था। जिसके बाद वो लॉयड से पूछती है कि आखिर वो ये कर कैसे पा रहा है, तो लॉयड बताता है कि उसने उसे ऐसा करते हुए देखा था तो उसने बस कॉपी कर लिया। ये सुन करके ताओ काफी ज्यादा हैरान होती है कि वो बस देखने से ये सारी चीजें कर पा रहा है, लेकिन फिर वो घबराने लगती है क्योंकि बिना ट्रेनिंग के ची की प्रैक्टिस करना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे उनके लंग्स भी जल सकते हैं। लेकिन लॉयड इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देता और उसको महसूस होने लगता है कि उसकी बॉडी के अंदर एक और एनर्जी है माना के अलावा। ग्राइम पूछता है कि आखिर वो ये सारी चीजें कर ही क्यों रहा है, तो लॉयड बताता है कि वो इसका इस्तेमाल भी कर सकता है मैजिक के अंदर। जिसके बाद लॉयड नॉर्मल हो जाता है और वहाँ पे ताओ उससे कहने लगती है कि वो उसे ची के बारे में और ज़्यादा चीज़ें बताएगी अगर वो जानना चाहता है तो। ये सुन करके लॉयड उसे थैंक यू कहता है और ताओ काफ़ी ज़्यादा ही शर्माने लगती है। जिसके बाद वो लॉयड से कहती है कि वो ब्रीदिंग करता रहे जब तक वो लोग डंजियन के अंदर हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है ग्राइम को, जो कि बैठ करके केक खा रहा रहता है और वो सोचने लगता है कि लॉयड ने कितनी ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी को छोड़ दिया ताकि वो सिर्फ और सिर्फ मैजिक के बारे में पढ़ सके। वो सच में मैजिक को लेकर के पागल है। तभी वो पीछे देखता है और वहाँ पे सिल्फा खड़ी रहती है, जिसे देख करके वो काफ़ी ज़्यादा ही डर जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ताओ और भी काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स को हरा रही रहती है और वो दिखाती है लॉयड को अपना ची ब्लास्ट। जिसके बाद वहाँ का जो ट्रेजर बॉक्स रहता है वो भी खुल जाता है
ताओ फिर बताती है कि ये डंजियन पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ था, इसीलिए इसके अंदर का ट्रेजर भी कुछ खास नहीं होगा। लेकिन लॉयड को ये सारी चीज़ें भी बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग लग रही थी, क्योंकि वहाँ के ट्रेजर बॉक्स को खोलने के लिए उन्हें सारे के सारे मॉन्स्टर्स को हराना होगा। ताओ ये सारी बातें सुन करके कहने लगती है कि तुम्हें देख करके लग रहा है कि तुम ट्रेजर से ज़्यादा उसके चेस्ट के अंदर इंटरेस्टेड हो। लॉयड ये सुन करके कहता है नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। तभी ताओ देखती है कि लॉयड काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से ची ब्रीदिंग कर रहा था, जिसके बाद वो सोचने लगती है कि ये तो बिल्कुल मास्टर स्टूडेंट रोमांस जैसा है। साथ ही साथ लॉयड काफ़ी ज़्यादा केपेबल है, इसका मतलब है कि वो अपने लिए बहुत ही अच्छा पार्टनर ढूंढी है। और ये देख करके तो उसके मास्टर भी हाँ कह देंगे उनकी शादी के लिए। तभी लॉयड भी कहने लगता है ट्रेजर चेस्ट को खोलने के लिए, जिसके बाद वहाँ पे ताऊ आ जाती है और उसे खोलने लगती है। लेकिन लॉयड उसे अचानक से पीछे खींच लेता है और वहाँ पे एक बहुत ही ताकतवर हमला होता है, जिससे लॉयड ने ताऊ को बचा लिया था। ट्रेजर चेस्ट के अंदर से एक उड़ती हुई चीज़ बाहर आती है, जिसे देख करके ताऊ कहती है ये तो एक लीच है। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।